नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ अग्रहरी और आप देख रहे हैं विश्ववार्ता न्यूज। विश्ववार्ता न्यूज के फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सुबह होती है तो हम खबरों की शुरुआत कर देते हैं और जो भी बड़ी दिन की खबरें होती हैं वो दिन भर हम आपको परोसते रहते हैं। तो विश्ववार्ता न्यूज के फेसबुक पेज का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो खबरें हैं, जो देश विदेश की जो ट्रेंडिंग स्टोरी है उसमें क्या अपडेट है और कितना कुछ बदलाव है और कहाँ कोरोना का क्या अपडेट है, तमाम सारी चीज़ों को हम आप तक परोसते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो हम इसी कड़ी में कई सारी खबरों की बात करेंगे। पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो मेदांता से निकल करके अब एम्स में भर्ती हो गए हैं। पहले एक गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनके सेहत में जब सुधार हुआ तो फिर अब वो एम्स में भर्ती हैं। उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, लेकिन कोरोना का जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैश्विक पटल पर कोरोना महामारी अपनी एक छाप छोड़ता चला जा रहा है। हालात यह है कि भारत जो 11वें नंबर पे था, आज वो भारत ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर की कंडीशन बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। और यूपी में की हम बात करेंगे, यूपी में 20 अगस्त से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन के विधानसभा सत्र की शुरुआत में क्या कुछ निकल करके आएगा, ये हम आपको देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों से आपको रूबरू कराएंगे, जो एक एक पहलुओं पर अपनी विचार व्यक्त करेंगे और खबरों की बारीकी से पोस्टमार्टम करते हुए आप तक पहुंचाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे समीक्षात्मक दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से हम आपको सबसे पहले बताएं, देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अमित शाह को जब कोरोना पॉजिटिव जब पाए गए तो उनको दिल्ली गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि मेदांता अस्पताल में एक विश्वसनीय अस्पताल होने के नाते वहां पे बड़े दिग्गज जितने लोग भी गए हैं वहां से डिस्चार्ज होकर के लौटे हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी मेदांता में भर्ती कराए गए थे, फिर वहां से स्वस्थ हुए। फिर उसके बाद जब घर गए तो फिर उनको लगा कि उनका स्वस्थता अभी बरकरार है, तो उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब बात करते हैं, कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना, अगर हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, अगर कोरोना की 24 घंटे में अगर बात करें तो 55,079 नए मामले आए हैं, जबकि 876 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। और रिकवरी रेट जो कोरोना की है वो 72% के ऊपर है। और मृत्यु दर जो है वो आपका 1.34 के आसपास है। कुल मिलाकर के जो कोरोना की हालात है देश में वो लगातार बढ़ रहा है। अब मामले 50,000 55,000 से एक दिन में ज्यादा सामने आ रहे हैं और अब तक कोरोना से जो भारत में मरने वालों की आंकड़ा है वो 51,797 पहुंच गई है। लेकिन हम चूंकि लखनऊ में इस वक्त हैं तो हम अपने वरिष्ठ और जानी मानी हस्तियों पत्रकारिता जगत से उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत 20 अगस्त से होने जा रही है और उससे पहले कोरोना टेस्टिंग जब कराया गया था तो विधानसभा सचिवालय के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इन सब के बीच में जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो कितनी गुंजाइश है कि जो फ्लोर सदन का जो अंदर का पटल रहेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा। हालांकि खबरों की अगर माने, और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के हाल में जिस तरीके से बयानात आए थे कि फ्लोर का जो पूरा संचालन होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, एक कुर्सी छोड़ करके दूसरी कुर्सी पर विधायक बैठेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 3 दिन की सत्र की शुरुआत होगी, उन 3 दिनों में क्या कुछ होने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 3 दिन का अगर जो आप समय देखिए तो उसमें हाल में जिस तरीके से महिला मंत्री का निधन हुआ, फिर उसके बाद चेतन चौहान जी का निधन हुआ, तो पहले दिन में जहां तक संभवतः गुंजाइश है कि वो शोक संवेदना में ही निकल जाए। लेकिन उससे भी अलावा जो 3 दिन का हमारे 72 घंटे का जो समय है सत्र के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विश्ववार्ता के संपादक जगदीश जोशी जी हैं। जोशी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो विधानसभा सत्र की शुरुआत 26 अगस्त से होने जा रही है, इस विधानसभा सत्र की शुरुआत में आप कितना कुछ बदलाव देखने जा रहे हैं? कोरोना काल में चूंकि सत्र की शुरुआत होने जा रही है, और 3 दिन के सत्र में आप क्या कुछ विधेयक और कितना कुछ रणनीति लिहाज से ये सत्र अहम रहेगा? देखिए, कोरोना को लेकर के अगर बदलाव की बात है तो पूरे समाज में बदलाव है। आज हम सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं तो बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर रहे हैं। बंदिशें हैं, उसका पालन करना है, संयम करना है। यही चीज़ हमारे जनप्रतिनिधियों और हमारे ब्यूरोक्रेसी पर भी लागू हो रही है। सरकार का जो कार्य हो रहा है वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन के साथ में और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ही हो रहा है। मास्क सब लोग पहन रहे हैं। और विधानसभा सत्र की बात है तो इसमें भी इस बार उन्होंने दर्शक दीर्घा को में भी जनप्रतिनिधियों को यानी कि विधायकों को बिठाने की व्यवस्था की है, तभी सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का के नियम का पालन हो सकता है। ये हमें सब लोगों को सीखना है।
किसी चीज़ अगर कोरोना और इस महामारी के दौर में अगर किसी चीज़ की कमी हो रही तो उसे हम सब लोगों को स्वीकारना होगा, क्योंकि संयम बहुत ज़रूरी है इसमें। इस काल में अगर हम संयम नहीं बरतेंगे, लापरवाही उदासीनता बरतने लगेंगे तो ये महामारी और भी फैलेगी। अच्छी बात यह है कि अब ये कुछ लग रहा है कि जो 55,000 का फिगर है, जो बीच में 40,000 से 50-52,000 तक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, ये 55,000 में जा कर के आसपास में अब सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि 3-4 दिन 5 दिन में हम 60,000 तक के हमारे देश भर में मरीज निकले हैं, लेकिन ये इसका ग्राफ या तो एक जगह पर रुकेगा या फिर धीरे धीरे डाउन होगा। ये हम एक बेहतर स्थिति की तरफ जा रहे हैं, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। न कोई दवा है, न कोई वायरस है, न कोई इसके वैक्सीन है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी भी नहीं है, न वैज्ञानिकों को जानकारी अभी तक हो पाई है किस तरह का व्यवहार कर रहा है कोरोना वायरस और किस चीज़ से फैल रहा है, कहाँ नहीं फैल पा रहा है। इसको लेकर भी एक मत नहीं है, अलग अलग मत आए हैं। दवा क्या है, क्या हो सकती है, इसको लेकर के भी अभी एक राय नहीं है। तो हमें जो विधानसभा सत्र है इसमें संयम से ही सुनना भी चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें कट डाउन भी करना पड़ेगा। हम सारी चीज़ों में कट डाउन कर रहे हैं तो सत्र को लेकर के ये हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने में विधानसभा का सत्र होना चाहिए। लेकिन इस बाध्यता को पूरा करने के लिए भी जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर शोक संवेदनाएँ, हम बहुत ज़्यादा बोलने के बजाय हृदय से उनको संवेदना व्यक्त करें और एक जो हमारी औपचारिकता होती है उसका पालन करते हुए एक रचनात्मक कार्य जो हमारे बिल्स बचे हुए हैं, जिनमें कानून बनने हैं, उस पर हम चर्चा करके इस 3 दिन के छोटे समय को हम मैक्सिमम उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता या उत्तर प्रदेश दिनों दिन आगे बढ़ सके। देखिए, मेरा मकसद यही है, विश्ववार्ता न्यूज़ का मेन मकसद यही है कि देखिए खबरों की चकाचौंध रोशनी में न्यूज़ चैनलों की तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ भाड़ मिलेगा। लेकिन विश्ववार्ता न्यूज़ में जब आप खबरों को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे तो यहां पे आपको मिलियन डॉलर बराबर की समीक्षात्मक दृष्टिकोण से आपको खबर विवेचनात्मक तरीके से मिलेगा। जैसा कि जोशी जी ने बताया कि विधानसभा सत्र जो 3 दिवसीय है वो कितना महत्वपूर्ण है और उन 3 दिवसीय कार्यक्रम में सत्र के लिहाज से क्या क्या होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं जो सबसे बड़ी खबर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा फैसला, मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि जो पीएम केयर्स फंड है वो एक वैध है। हालांकि विपक्ष इस पे आग बबूला होता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना काल में लगातार पीएम केयर्स फंड के पैसों का दुरुपयोग करते हुए अपनी सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी जो चीजें हैं वो बैकड्रॉप पे करते रहे हैं। लेकिन अब जो विपक्ष का ये मान था कि एनडीआरएफ को दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं, अब ये जो पैसा है पूरी तरीके से वैध है। हम यहाँ पे अपने पाक्षिक पत्रिका के संपादक मुकुल मिश्रा सर से बात करेंगे। मिश्रा जी, हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विपक्ष एक तरीके से लामबंद था पीएम केयर्स फंड को लेकर के, अब उस पे जब कोर्ट ने ये बोल दिया है कि नहीं ये पूरा जो फंड है वैध है, तो इसको कितना बड़ा जवाब आप विपक्ष को देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है उसका काम आवाज़ उठाना है, बात सही है, लेकिन हर चीज़ में खुरपेच लगाना भी अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि जब उन्होंने, सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा तो कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले यही चीज़ राफेल में भी हो चुकी है, आपने देखा होगा। राफेल में भी उसके दाम को लेकर विपक्ष काफ़ी आग बबूला हुआ और कोर्ट तक गया और कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, जो कुछ है वो सब ठीक है और नियम के अनुसार हुआ, इसीलिए खारिज कर दी गई है। सेम वही घटना इसके साथ हुई है। केयर फंड में उनका आरोप था कि इस पैसे को डाइवर्जन क्यों किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में जो सरकार ने अपना पक्ष रखा उसको सही माना जज ने और अपना डिसीजन दिया, उनकी याचिका खारिज कर दी। निश्चित तौर पे देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से जो महान्यायवादी सरकार की ओर से पक्ष रखते हैं, उन्होंने पीएम केयर्स फंड में जितने भी पैसे अर्जित किए गए उसका ब्यौरा रखा और उस ब्यौरा के आधार पर कोर्ट ने अपना ये फैसला सुरक्षित रखा। जैसे ही महत्वपूर्ण चीजें बताई कि एनडीए, माफ करिएगा, यूपीए सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार राफेल पे सरकार को घेरते आए, लेकिन उस पर भी विफल हुए। किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में अगर बना रहना है तो आपको सरकार को घेरना है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा
सुरक्षा है वो कितनी मजबूत हुई है मोदी सरकार के शासनकाल में, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के लिए। हमारी भारतीय सेना जो है, हिंद की जो सेना है, वो लगातार काल बन रही है। उसी कड़ी में आज कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चला, जहां पे 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर के देश की जो स्थिति है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है, ये समझने की जरूरत है। कोरोना पर जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक लगाम लगाने की कोशिश की है, जिस तरीके से अच्छा करने की कोशिश की है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मृत्यु दर लगातार गिर रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और तमाम जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कल के एडिशन में आपने देखा होगा कि हृदय नारायण दीक्षित जी ने जब अपने बौद्धिक में ये इस बात का तस्दीक कर रहे थे कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे इस देश को दिया हुआ है काढ़े के तौर पर, गिलोय के तौर पे, अब उस चीज को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए, आपको हमने विश्ववार्ता के प्लेटफॉर्म पर, विश्ववार्ता की यूट्यूब चैनल पर, न्यूज चैनल पर, तमाम माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि आज की जो दिन भर की खबरें हैं, जिसको आप जानने की आपके अंदर ललक रहती है, उसका क्या समीक्षात्मक है, कितनी बड़ी वो खबर है, वो कितना बड़ा छाप आपके ऊपर छोड़ता है, उसका पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया। इसी तरीके से आप विश्ववार्ता न्यूज के साथ जुड़े रहिए और तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।